जब सॉल्युबिलिटीज की बात होती है तो इसमें वैसे बहुत सारी चीजें और भी जुड़ती जाएंगी जो आप अलग अलग टॉपिक्स में केमिस्ट्री में देखेंगे। सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया में आप पढ़ते हैं जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट देखेंगे, और सॉल्युबिलिटीज को लेकर जैसे कि मैंने कहा था थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट भी आपको समझना होगा। तो ये वाला पॉइंट जब हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं वहां पर कवर अप होता है, और फ्री एनर्जी चेंजेस के साथ में भी ये पॉइंट्स कवर अप होते हैं कि किस तरह से एक टेम्परेचर का भी रोल होता है सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने में, आयनिक कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व करने के लिए। एनीवेज अभी हम बॉन्डिंग के लेवल पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट कि आयनिक कंपाउंड यदि मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में लिया जाए, एक आयनिक कंपाउंड यदि मोल्टन स्टेट, मोल्टन मतलब फ्यूज्ड स्टेट, फ्यूज्ड मतलब लिक्विफाइड में, यदि एक आयनिक कंपाउंड है प्योर, उसको मैं सिर्फ लिक्विड फेज में ट्रांसफॉर्म कर लेता हूं, तो लिक्विड फेज में ट्रांसफॉर्म होने के बाद में फ्लूइडिटी डेवलप हो जाती है, आयंस आर फ्री टू मूव हियर एंड देयर। इवन इन द सॉल्यूशन स्टेट जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं उसके बाद में भी आयंस गेट अ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एंड सिंस द आयंस गेट अ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देयरफॉर द मोल्टन फॉर्म or the aqueous solution of any ionic compound, it shows electrical conductivity. So that is still another property of ionic compounds. Ionic compounds show electrical conductivity in molten state or in aqueous solution. Once again हमारा अभी जो टॉपिक में लेवल है वो बॉन्डिंग तक ही हम रेस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे, बट स्टिल एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको यहां पर ऐड करके बताना चाहूंगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जब बात होती है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यदि आप देखेंगे तो मोबिलिटी ऑफ आयंस को लेकर भी क्वेश्चंस आए हैं। मोबिलिटी ऑफ आयंस, जब एक आयनिक कंपाउंड को आपने वाटर में डिसॉल्व किया और उस सॉल्यूशन की आप जब कंडक्टिविटी का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें आयंस का मूवमेंट कितना फ्री होता है, कितना रेस्ट्रिक्ट होता है, रेजिस्ट होता है, ये कुछ यहां पर कंसेप्चुअल पॉइंट से रिलेट करना है आपको। यू जस्ट थिंक अबाउट Li प्लस आयन एंड Na प्लस आयन। मैं लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूं। लिथियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड है। Li प्लस आयन है, Na प्लस आयन है। दोनों कंपाउंड्स में नेगेटिव आयन इज सेम बट पॉजिटिव आयन हैज अ डिफरेंस। व्हाट अबाउट साइज? व्हाट डू यू से? साइज के बारे में आप क्या बोलेंगे? साइज ऑफ Li प्लस इज स्मॉलर देन Na प्लस। I think you should not have any objection in this. राइट अब यदि मैं बात करता हूं इन्हीं आयंस के हाइड्रेटेड फॉर्म की, सो व्हेन दीज आयंस गेट हाइड्रेटेड, मतलब आप लिथियम या सोडियम अकेले नहीं है, जब इनका हाइड्रेशन हो जाता है तो आयन के सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाते हैं। अब इस सिचुएशन में यदि आप साइज का कंपैरिजन करते हैं तो हाइड्रेशन को लेकर एक कंसेप्ट होता है कि स्मॉलर इज द कैटायन एंड मोर इज इट्स पॉजिटिव चार्ज, मोर इज इट्स एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। कैटायन जितना छोटा होता है, जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, उसकी हाइड्रेशन की एक्सटेंट उतनी ही ज्यादा होती है। सो नाउ सिंपली वी कैन से कि जब यह हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो लिथियम बीइंग अ स्मॉल कैटायन आफ्टर हाइड्रेशन, सिंस इट गेट्स हेवीली हाइड्रेटेड, अब जब साइज का कंपैरिजन करते हो तो सिचुएशन जस्ट अपोजिट मिलती है। इट्स नॉट ओनली द डिफरेंस ऑफ साइज बट ऑल्सो अफेक्ट्स द मोबिलिटी। जो आयंस का भी मूवमेंट आप देखेंगे उसमें लिथियम आयन का मूवमेंट उतना फ्रीली पॉसिबल नहीं है जितना कि सोडियम आयन का मूवमेंट पॉसिबल है। सो इट अफेक्ट्स द कंडक्टिविटी ऑल्सो। सो वंस अगेन ये वाले पॉइंट्स
आगे जब आप रेडॉक्स रिएक्शंस एंड फर्दर उसको फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उसके एप्लीकेशंस तक जाते हैं, वहां पर ये चीजें कवर अप होती है। बट बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इतना जरूर पता होना चाहिए, हाइड्रेशन कब ज्यादा होता है, जब कैटायन स्मॉल हो, उस पर चार्ज ज्यादा हो। हाइड्रेटेड आयन में सिंपल आयन के कंपैरिजन में कहां फर्क पड़ जाता है? मोबिलिटी में। मोबिलिटी में फर्क पड़ने के कारण कंडक्टिविटी में भी फर्क पड़ेगा। जनरलाइज्ड मैनर में आयनिक कंपाउंड्स मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी शो करते हैं। दैट्स ऑल। वन मोर थिंग नाउ, कैन यू इमेजिन अ केमिकल रिएक्शन? जो मैं बोल रहा हूं आप सुनिए ध्यान से। कैन यू इमेजिन दिस रिएक्शन कि आपने लिया सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, आपने जस्ट दो आयोनिक कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशन लिए। एक आपने लिया है सिल्वर नाइट्रेट, एक आपने लिया है सोडियम क्लोराइड। जब मैंने सॉल्यूशन स्टेट में लिया तो ऑटोमेटिकली देयर आयंस आर फ्री, मिक्सचर में उनके आयंस फ्री है। जैसे ही आप इनको मिलाते हैं, यू नो व्हाट हैपेंस? द मोमेंट वी स्टार्ट मिक्सिंग अप द टू सॉल्यूशंस, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट होने में सोडियम नाइट्रेट, ये तो वाटर सॉल्यूबल होता है, बट AgCl ये सॉल्यूबल नहीं होता, एंड दैट इज व्हाई इट इज प्रेसिपिटेटेड आउट। इट्स ऑब्टेन्ड एज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये यदि आपने दो एक्वस सॉल्यूशंस को मिलाया और ये प्रेसिपिटेट अपीयर हुआ, तो डू यू नो हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द प्रेसिपिटेशन? इस प्रेसिपिटेशन को जरा भी टाइम नहीं लगता। द मोमेंट वी मिक्स अप द टू सॉल्यूशंस, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। These are the chemical changes in which the nature of compounds involved is ionic. जो कंपाउंड्स इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है उनका नेचर आयोनिक है, और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। इसीलिए इस तरह की रिएक्शंस में आप मैकेनिज्म वाली बात नहीं करते हैं। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस डू नॉट हैव एनी मैकेनिज्म, क्योंकि जब हम इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करेंगे तो बात सिर्फ होगी बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में होने वाली रिएक्शंस की। इनके काइनेटिक स्टडीज, इनके अदर एस्पेक्ट्स को हम स्टडी ही नहीं कर पाते हैं। द मोमेंट टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टुगेदर, द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म होता है रिएक्शंस का। इनऑर्गेनिक में देयर आर वेरी फ्यू रिएक्शंस जिनको हम एक्सप्लेन करने के लिए उसका प्रोसेस बताते हैं कि क्या हुआ है, बट लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी होंगी जिनमें कोई मैकेनिज्म की बात नहीं होती, और उसका रीजन है ये कंक्लूजन जो अभी हम मेंशन कर रहे हैं। द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग आयोनिक कंपाउंड्स, द केमिकल रिएक्शंस involving ionic compounds are very fast. बहुत फास्ट रिएक्शंस होने के कारण there is nothing like mechanism of the reactions involving ionic compounds. Now last there is one more point. इनमें जो बॉन्डिंग होता है, आयनिक कंपाउंड्स की जो बॉन्डिंग होती है, ये एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग का एग्जाम्पल होती है। दिस इज द पॉइंट जो मैं यहां पर पहले ऐड कर रहा हूं। नॉन डायरेक्शनल, यूजुअली ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनता है कई लोगों के लिए, तो मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई करता हूं इस पॉइंट को लेकर। व्हाट एग्जैक्टली इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग? रिकॉल करिए, जब मैं अभी कुछ देर पहले आपको टर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बता रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि
हर एक आयनिक कंपाउंड में एक कैटायन के आसपास उसके स्ट्रक्चर में डेफिनेट नंबर ऑफ एनायंस होते हैं। हर एनायन के आसपास एक डेफिनेट नंबर ऑफ कैटायंस होते हैं। एक बहुत रेगुलर नेटवर्किंग होती है, एक पैटर्न होता है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होती है जो आप इन सॉलिड्स में ऑब्जर्व करते हैं। अब यदि मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूं तो इट इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शंस। क्यों? क्योंकि एक पैटर्न बना हुआ है यहां पर। इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं होता, यह सिमेट्रिकल होता है पूरा। मैं आपको इसकी एक अपोजिट टर्म बताकर शायद आप बेटर समझ पाएंगे, तो मैं एक और एग्जांपल लेकर आपसे बात करता हूं। ऑल्दो हम कोवेलेंट बॉन्डिंग इसके बाद में लेने वाले हैं, बट उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन यहां पर मैं बता रहा हूं आपको। इफ आई टॉक अबाउट मीथेन, एज यू नो इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं CH4 फॉर्मूला, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। यहां पर कोई पैटर्न नहीं है क्योंकि मीथेन तो रूम टेम्परेचर पे गैस होती है। यहां एक इंडिविजुअल यूनिट, एक मॉलिक्यूलर यूनिट होती है, एक मॉलिक्यूलर यूनिट होती है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। आयोनिक कंपाउंड्स में कभी भी मॉलिक्यूल्स नहीं होते। यदि आप यूज करते हैं आयोनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूल तो इट्स अ रॉन्ग टर्म, ये सही नहीं है। NaCl आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है। सोडियम क्लोराइड कंपाउंड का फॉर्मूला है NaCl, जो सिर्फ सोडियम और क्लोरीन के प्रपोर्शन को इंडिकेट करता है। NaCl itself has no identity. One unit of NaCl has no identity, but one unit of methane has its identity. एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन अपने आप में एक यूनिट होती है पूरी, और उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होगा कि द बॉन्ड्स विल हैव अ डायरेक्शनल कैरेक्टर। डायरेक्शनल कैरेक्टर मतलब देयर विल बी अ कार्बन, मैं मीथेन का ही एग्जांपल लेकर बात कर रहा हूं, तो देयर इज अ कार्बन एंड देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम्स व्हिच आर हैविंग अ डेफिनेट ओरिएंटेशन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट ओरिएंटेशन होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो कोवेलेंट बॉन्ड जैसे डायरेक्शनल कैरेक्टर वाला होता है, आयनिक बॉन्ड्स नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर वाले होते हैं। नॉन डायरेक्शनल मतलब इसमें कोई ऐसे ओरिएंटेशंस नहीं होते। इसको आसान लैंग्वेज में समझना हो तो आप बस इतना सा ध्यान रख सकते हैं कि इस डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल के कारण ही आयोनिक कंपाउंड्स का कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता। NaCl एक फॉर्मूला यूनिट है, ये एक मॉलिक्यूल नहीं है। NaCl जब आप लिख रहे हैं तो ये एक फॉर्मूला यूनिट है, ये मॉलिक्यूल नहीं है। पर CH4 जब आप लिख रहे हैं तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्योंकि यू हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर इन बॉन्डिंग। तो हर इंडिविजुअल यूनिट्स अपने आप में डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं, अपने आप में आइडेंटिटी मेंटेन कर लेती हैं। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में पता होना चाहिए। अब बात आती है कॉम्पिटिटिव लेवल पर क्वेश्चंस की। तो आयनिक बॉन्डिंग में जितना कुछ अभी तक मैंने बताया, इस पार्ट में क्वेश्चंस या तो बन सकते हैं एनर्जी कंसेप्ट्स को लेकर, सॉल्युबिलिटीज के मैटर को लेकर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इनके जो अंदर मैंने बातें की है आपसे हर पॉइंट के अंदर, उनको लेकर, और इन सभी के अलावा क्वेश्चंस के पैटर्न में 2 चीजें अभी और बचती हैं। एक होता है यूजुअली, ऑल्दो दीज आर वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस का पैटर्न होता है कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन कर दिए जाएं किसी मेटल और नॉन मेटल के, और उनके कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा जाए। लेट अस टेक द एग्जांपल। हमें कहा जाए कि एक